हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से हो रही होगी। आज हम ईस्टर्न घाट के बारे में पढ़ेंगे। ईस्टर्न घाट इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट के पैरेलल लोकेटेड है और ये रहे हमारे ईस्टर्न घाट्स। और वही वेस्टर्न घाट्स जो है वेस्टर्न कोस्ट के पैरेलल लोकेटेड है। अब दोनों ही कोस्ट के पैरेलल लोकेटेड है, लेकिन अगर इन दोनों का कंपैरिजन देखा जाए, एक छोटा सा कंपैरिजन देखते हैं, इसके बाद हम ईस्टर्न घाट पढ़ेंगे। ईस्टर्न घाट्स जो है वो डाइसेक्टेड है। अब डाइसेक्टेड क्यों है? क्योंकि जो इंपॉर्टेंट ड्रेनेज सिस्टम है साउथ इंडिया का, जैसे कि गोदावरी ड्रेनेज सिस्टम हो गया, कृष्णा ड्रेनेज सिस्टम और कावेरी ड्रेनेज सिस्टम, ये तीनों ही ड्रेनेज सिस्टम इन हिल्स को कट करती है और इसके बाद अपना वाटर ड्रेन करती है बे ऑफ बंगाल के अंदर। लेकिन वेस्टर्न घाट्स के पास ऐसा कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, जिसकी वजह से ये कंटिन्यूअसली लोकेटेड है पैरेलल टू वेस्टर्न कोस्ट। तो ये छोटा सा कंपैरिजन एक तो ये हो गया। दूसरा ये, अगर वेस्टर्न घाट्स की हाइट्स के बारे में बात करें तो वो बहुत ज्यादा है ईस्टर्न घाट से, यानी ईस्टर्न घाट पे कंटिन्यू इरोजन की वजह से, डेन्यूडेशन प्रोसेस की वजह से इनकी हाइट काफी स्मॉल है और ये डाइसेक्टेड भी है, यानी छोटे छोटे डाइसेक्ट में ये है। सबसे पहले ये इतना पार्ट हुआ, इसके बाद ये छोटा सा पार्ट, ये छोटा सा पार्ट और ये छोटा सा पार्ट। लेकिन वेस्टर्न घाट यहाँ गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक पैरेलल चलता है और कंटिन्यूअस चलता है। ओके, तो ये था हमारा छोटा सा कंपैरिजन। अब हम चलते हैं ईस्टर्न घाट को डिटेल से पढ़ते हैं। अगर ईस्टर्न घाट आपने कभी नहीं देखा तो ये पिक्चर है, इस तरीके से कुछ ईस्टर्न घाट्स दिखते हैं और ये कुछ रोड्स हैं जो जिससे हम पास कर सकते हैं, यानी ईस्टर्न घाट्स और कोस्टल रीजन में हम एंटर कर सकते हैं। अब चलते हैं मेन टॉपिक पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। शुरू करते हैं, चलिए। Eastern Ghats are discontinuous chain of mountains that run roughly parallel to the eastern coast of India along the Bay of Bengal. They are significant geographical feature, rich in biodiversity and cultural heritage. यानी ये सिर्फ पैरेलल चलते हैं या फिर बे ऑफ बंगाल की कोस्ट पे पैरेलल चलते हैं, सिर्फ इतनी ही खासियत नहीं है ईस्टर्न घाट की। ईस्टर्न घाट एक जियोग्राफिकल फीचर है जो इंडिया का एक फिजियोग्राफिकल इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं और साथ ही में यहाँ की अगर बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो काफ़ी रिच है। और कल्चरल हेरिटेज, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी स्टेट है जैसे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु, इन सभी में ये क्या है, एक्सटेंडेड है, जिसकी वजह से इसकी कल्चरल हेरिटेज भी, इंपॉर्टेंस भी काफ़ी बढ़ जाती है। तो ईस्टर्न घाट्स में हम सबसे पहले यहाँ का जोग्राफिकल एक्सटेंट देखेंगे और टोपोग्राफी देखेंगे, यानी आखिर ये जो ईस्टर्न घाट्स हैं वो कहाँ तक एक्सटेंडेड है। तो सबसे पहले लोकेशन की बात करते हैं कि ये कहाँ पर एग्जैक्टली है। दे स्ट्रेच अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्दर्न ओडिशा डाउन थ्रू द आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, a small part of Karnataka and into तमिलनाडु। यानी अगर लोकेशन की बात करें तो ये ईस्टर्न घाट के पैरेलल चलता है, ये तो हमने समझ लिया। लेकिन ये ओडिशा यानी नॉर्थ के ओडिशा से लेकर इसके बाद वो आंध्र प्रदेश में, फिर तेलंगाना में और इसके बाद कुछ पार्ट इसका कर्नाटक के अंदर भी एक्सटेंडेड है और इसके बाद लास्ट तमिलनाडु। यानी टोटल इतने स्टेट्स के अंदर उसका लोकेशन है और ये कंटिन्यूस नहीं है, ये जरूर याद रखना, ये डिसकंटिन्यूअस चेन ऑफ माउंटेन है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो उसका छोटा छोटे जो हिस्से हैं यानी हिल्स जो है वो इन पर्टिकुलर स्टेट के अंदर होते हैं यानी लोकेटेड है। इसके बाद अगर लेंथ की बात करें यानी टोटल लेंथ की अगर बात करते हैं तो वो अप्रोक्सीमेटली 1700 टू 1750 किलोमीटर तक उनका क्या है, एक्सटेंट है, यानी लेंथ है। फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन के अंदर ये क्या है, उनकी लेंथ है, यानी पहले नॉर्थ से ईस्ट की तरफ जाते हैं और इसके बाद साउथ से वेस्टर्ली डायरेक्शन के अंदर ये क्या करते हैं, मूव करते हैं, यानी इस तरीके से उनका डायरेक्शन है वो लोकेटेड है। अब इनका डिसकंटिन्यूअस नेचर क्यों है मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है, लेकिन फिर भी समझा देते हैं। ये डिसकंटिन्यूअस वेस्टर्न घाट्स जो हैं, मतलब वेस्टर्न घाट जिस तरह से कंटिन्यूअस है उस तरीके से ये डिसकंटिन्यूअस है, यानी दोनों के अंदर ये कंपैरिजन बिल्कुल नहीं है। जैसे वेस्टर्न घाट कंटिन्यूअस है वैसे ईस्टर्न घाट कंटिन्यूअस नहीं है। क्यों है, ये डिसकंटिन्यूअस हिल्स है, यहाँ पर काफी प्लेटूज आपको देखने को मिलेंगे, लो लेइंग प्लेन्स देखने को मिलेंगे और साथ ही में क्योंकि जो मेजर इंपॉर्टेंट रिवर ड्रेनेज सिस्टम है वो उनको
कट कर लेते हैं, जिसकी वजह से ये डिसकंटिन्यू हो जाते हैं। अब बात करते हैं एलिवेशन की, यानी ईस्टर्न घाट का एलिवेशन कैसा है। अगर एवरेज एलिवेशन की बात करें तो ये अराउंड 600 मीटर्स है, यानी 2000 फीट। आप देख रहे हैं कि इनका एलिवेशन कितना बड़ा है। लेकिन अगर आप वेस्टर्न घाट के साथ जब इनका कंपैरिजन करते हैं तो लोअर ही आता है, क्योंकि वहां का जो एलिवेशन है वो लगभग 5000 तक है, जिसकी वजह से वहां पर आपको हाई पिक्स देखने को मिलेंगे। लेकिन ईस्टर्न घाट के अंदर क्या होता है कि रिवर्स जो है वो काफी डायसेक्ट करती हैं चीजों को। देन आफ्टर वेदर और जो एक्सटेंशन इरोजन होता है, प्रोसेस होता है, जिसकी वजह से उनका एलिवेशन इतना ज़्यादा नहीं है। अगर उनकी कुछ पीक्स हैं जो काफ़ी हाई है, लेकिन फिर भी उनका एवरेज एलिवेशन 600 मीटर से 2000 फीट तक ही रहेगा। The mountains are generally wider in north around 2000 किलोमीटर and narrow in south अराउंड 1000 किलोमीटर। यानी अगर आप मैप को अगर इमेजिनेट करूं तो आपको देखने को मिलेगा कि जो इसका नॉर्दर्न पार्ट है, जो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के अंदर लोकेटेड है, वहां पर उसका ब्रॉड वाइडरनेस कहा है। यहाँ पर हाइट की बात नहीं कर रहे, वाइडर की बात करें कि उसकी विड्थ जो है वो 200 किलोमीटर तक है। वहीं अगर आप साउथ यानी कर्नाटक और तमिलनाडु वाले रीजन के अंदर ईस्टर्न घाट्स को देखोगे तो उनका एक्सटेंटेड या फिर उनका जो वाइडरनेस है वो सिर्फ आपको 100 किलोमीटर तक ही दिखेगा, यानी विड्थ बहुत कम है सदर्न के अंदर। इसके बाद यहाँ की हाईएस्ट पिक की बात करते हैं तो यहाँ की हाईएस्ट पिक है जिंडा घाड़ा पिक, है ना। जिंडा घाड़ा पिक हाईएस्ट पिक है। काफ़ी कंपटीशन एग्जाम में ये पूछा जाता है कि ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पिक क्या है, वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पिक क्या है, कहाँ लोकेटेड है, कितनी हाइट है, वो पूछा जाता है। तो आपको ये याद रखना है, क्योंकि कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन आपको याद रखने पड़ेंगे। तो ये जो जिंगा गाड़ा पिक जो है वो लगभग 1619 मीटर हाई है, मतलब उसका एलिवेशन है, और ये आंध्र प्रदेश के अंदर लोकेटेड है, और ये हाईएस्ट पिक है इस सिटी का भी और ईस्टर्न घाट का भी। अमरकोंडा अगेन एक दूसरा हाईएस्ट पिक है, 1680 मीटर इसकी हाइट है, जो कि अगेन आंध्र प्रदेश के अंदर लोकेटेड है। इसके बाद दिमोली 1672 मीटर ओडिशा के अंदर इसका हाईएस्ट पिक है। महेंद्रगिरी 1501 जो कि ओडिशा और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे लोकेटेड है, ये भी हाईएस्ट पिक है। तो ये कुछ हाईएस्ट पिक है किनके, ईस्टर्न घाट्स के। अब अगर एक कॉमन चीज आप देखने को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इनके हाईएस्ट पिक से 1600 यानी 1600 1500 तक ही आपको देखने का मिल रहा है। लेकिन अगर आप वेस्टर्न घाट में देखते हो ना तो वहां पर आपको 2000 3000 मीटर हाईएस्ट पिक देखने को मिलती है। तो ये थोड़ा सा क्या है, कंपैरिजन करते चलेंगे ताकि आपको जब वेस्टर्न घाट पढ़ेंगे तो थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके बाद यहाँ की मेजर माउंटेन रेंजेस और हिल्स के बारे में बात करते हैं। ईस्टर्न घाट जो है वो काफी सेवरल हिल्स के अंदर क्या है, डिवाइडेड है, यानी छोटे छोटे हिल्स और रेंजेस के अंदर डिवाइडेड है। सबसे पहले यहाँ पर उड़ीसा के अंदर जो माउंटेन रेंज है या फिर उनका जो एक सेपरेट हिल्स है, डिवाइडेशन जो है उसको देखते हैं। तो यहाँ पर शिमली पाल रेंज है। इसके बाद महेंद्रगिरी जिसे अभी हमने देखा, जिसकी हाइट जो है 1501 मीटर है। आंध्र प्रदेश इसके बाद सेकंड डिवीजन है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, जहाँ पे नालामल्ला हिल्स, पालकोंडा हिल्स, वेलीकोंडा हिल्स रेंज है ना, शिशनचल हिल्स है और लंका मलई हिल्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अंदर। इसके बाद तमिलनाडु डिवीजन जब आता है तो यहाँ पर आपको जावड़ी हिल्स, शेवरॉय हिल्स, कोली हिल्स, पंचमैलई हिल्स, शिरुमुलई हिल्स, अलंगार हिल्स और कन्नट मलई हिल्स देखने को मिलेगी। और इसके बाद कर्नाटका के अंदर स्मॉल पार्ट है उसका, एक्सटेंडेड ज़्यादा नहीं है, लेकिन जैसे कि चमर रंजनगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर यहाँ पर एक वेस्टर्न घाट के साथ मिलती है, मतलब वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट यहाँ पर दोनों मिलते हैं कर्नाटका के अंदर, वेयर दे मीट द वेस्टर्न घाट। जो डिस्ट्रिक्ट है चंपराजनगर जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट दोनों मिलते हैं। और एग्जाम्पल जैसे कि बिलीगिरी रगन हिल्स जो है वो एक कॉमन हिल्स हम मान सकते हैं इन दोनों हिल्स की। इसके बाद यहाँ की मेजर रिवर्स यानी ईस्टर्न घाट के अंदर कौन कौन सी मेजर रिवर जो उनको डाइसेक्ट करती है या कट करती है। तो देखिए यहाँ पर मेजर वाटरशेड रीजन है ये इंडिया का, और हम अगर देखें तो
क्योंकि फ्लो रीजन है या फिर ढलान की वजह से, है ना। अब अगर मैं समझाऊं यहाँ पर आपको, तो ये है हमारा इंडिया, और यहाँ पर हमारे हैं वेस्टर्न घाट, और यहाँ पर है ईस्टर्न घाट, राइट। बट ये जो रीजन है ना वो इस तरीके से है, इस तरीके से यहाँ पर फ्लो रीजन जो है, यानी जो ढलान है वो ज्यादा है ईस्टर्न घाट की तरफ और वेस्टर्न घाट की तरफ नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो प्लेट मूवमेंट है उसकी वजह से यहाँ पर क्या है, क्रैक्स हैं, और क्रैक की वजह से ये इस तरह से झुक गया है और ये इस तरफ से इसका एक स्लाइड या फिर जो ढलान है वो यहाँ पर देखने को मिलता है, जिसकी वजह से इंपॉर्टेंट रिवर्स जैसे कि आप गोदावरी को देख लो, आप कृष्णा को देख लो और कावेरी को देख लो, तो वो ओरिजिनेट होती है कहाँ से, ओरिजिन उनका वेस्टर्न घाट से होता है, लेकिन वो फ्लो किस तरफ से करती है, ड्रेन कहाँ करती है, बे ऑफ बंगाल के अंदर। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है जिसकी वजह से मैं आपको ये समझा दिया। ये आपको याद रखना है, प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट के टाइम पे एक छोटा सी क्रैक की वजह से इस तरीके से क्या हो गया था, ये यहाँ पर आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो ये जो पर्टिकुलर रीजन है वेस्टर्न घाट का वो थोड़ा सा ऊपर उठ गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर ढलान क्रिएट हो जाता है, ड्रेनेज सिस्टम इसी वजह से उस तरफ फ्लो करता है। तो ये जो है मेजर ड्रेनेज सिस्टम है हमारे इंडिया का, वाटरशेड रीजन है। यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट रिवर्स जो है वो ऑरिजिनेट होती है वेस्टर्न घाट से, फ्लो होती है ईस्टर्न घाट में, कट करती है ईस्टर्न घाट्स को और देन आफ्टर वो ड्रेन करती है बे ऑफ बंगाल के अंदर। तो कौन कौन सी रिवर, जैसे कि महानदी वन है जो कि यहाँ पर है, यहाँ पर आपको उड़ीसा के अंदर महानदी देखने को मिलेगी इस तरफ। इसके बाद गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, कावेरी हो गया, पेना यानी पेनार रिवर जो कि गोवा के अंदर है, सुबर्ण रेखा, ब्रह्मणी, वसुंधरा, पुनेर और वेगई, ये सारी छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज हैं जो कि इन रिवर्स के अंदर ज्वाइन होती है और उसके बाद फ्लो करती है। तो ये स्मॉल रिवर्स है यानी स्मॉल ड्रेनेज सिस्टम है, और ये जो इंपॉर्टेंट और मेजर रिवर सिस्टम है जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये उन्हें डाइसेक्ट करती हैं। तो ये रिवर्स हो गई। अब यहाँ के क्लाइमेट के बारे में बात करते हैं, यानी ईस्टर्न घाट का क्लाइमेट कैसा है। तो यहाँ पर ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट आपको देखने को मिलेगा। ईस्टर्न घाट जो है वो ट्रॉपिकल रीजन के अंदर आता है। ये भी मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए हमारा जो इंडिया है ग्लोबली अगर यहाँ पर समझाए तो ये है हमारा अर्थ है, ओके, शेप पे मत जाइएगा, ठीक है। और ये हमारा इक्वेटर, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब देखिए हमारा इंडिया जो है वो यहाँ पर लोकेटेड है, और हम सभी को पता है कि जो हमारा ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है यानी 23 डिग्री जो 23.5 डिग्री जो लाइन है वो हमारे इंडिया के सेंटर से गुजरती है। तो जो इसका साउथ वाला रीजन होता है ना वो हमारे इक्वेटोरियल रीजन के अंदर आता है, यानी ये तो इतना तो पार्ट हो जाता है हमारा इक्वेटोरियल रीजन, ओके, और ये हमारा हो जाता है ट्रॉपिकल रीजन। तो इसी वजह से जो हमारा साउथ रीजन जो है इंडिया का, वहां पर गर्मी आपको देखने को मिलेगा, क्लाइमेट चेंज देखने को मिलेगा। तो इसी वजह से यहाँ पर आपको ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट देखने को मिलता है, और इंडिया के अंदर पूरा मॉनसून क्लाइमेट है। तो यहाँ पर आपको ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट देखने को मिलेगा। रेनफॉल की बात करें, दे रिसीव रेनफॉल फ्रॉम बोथ साउथ वेस्ट मॉनसून एंड नॉर्थ ईस्ट रिट्रीटिंग मॉनसून, यानी जब बारिश होती है यानी जब शुरू होता है जून जुलाई का जो मंथ होता है उस टाइम पे भी इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर बारिश होती है। लेकिन जब मॉनसून रिटर्न करता है यानी जितने भी वेव्स है, विंड्स है, वो वापस रिटर्न करती हैं, तो क्या करते हैं कि बे ऑफ बंगाल से काफ़ी ज़्यादा जो वाटर है, ह्यूमिडिटी है, प्रेसिपिटेशन वो लिया जाता है, इवापोरेशन होता है। इसके बाद तमिलनाडु रीजन के अंदर काफ़ी बारिश होती है जब हमारे यहाँ पर नॉर्थ के अंदर विंटर होती है। एनुअली यहाँ पर आपको रेनफॉल जो है वो 60 से 160 किलोमीटर देखने को मिल जाएगी। इसके बाद हम टेम्परेचर की बात करते हैं। समर आर हॉट, यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा यहाँ पर होती है समर के टाइम पे, जिसका टेम्परेचर नियरली 44 डिग्री सेल्सियस होता है। ह्यूमिडिटी 65 से 75 डिग्री होती है। विंटर मिल्डर होता है क्योंकि इक्वेटोरियल रीजन है, इक्वेटर के पास है, जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा यहाँ पर ठंड नहीं होती है। अगर मीनवाइल टेम्परेचर जनवरी का देखा जाए तो वो रेंज करता है 20 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में, और वो इसीलिए है क्योंकि वो इक्वेटर के पास में है, जिसकी वजह से यहाँ पर ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती है। अब बात करते हैं यहाँ की बायोडाइवर्सिटी की बारे में। अब देखिए ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट को कंपैरिजन करें तो वेस्टर्न घाट काफ़ी रिच है बायोडाइवर्सिटी के अंदर, जिसकी वजह से यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर वेस्टर्न घाट को इम्पॉर्टेंट हॉटस्पॉट्स जहाँ पर 8 से 9
हॉटस्पॉट्स हैं जहाँ पर काफ़ी बायोडाइवर्सिटी रिच है वेस्टर्न घाट की, लेकिन ईस्टर्न घाट अगर कंपैरिजन किया जाए तो इतनी ज़्यादा यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी नहीं देखने को मिलते हैं, हॉटस्पॉट्स नहीं देखने को मिलते हैं, लेकिन फिर भी है यहाँ पर सिग्निफिकेंट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं। और अगर लेस सेलिब्रेटेड देन वेस्टर्न घाट, एज आई सेड कि वेस्टर्न घाट में ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है। फ्लोरा की बात करें, द रीजन इज अ होम टू अबाउट 4500 स्पीसीज ऑफ एग्नियोस्पर्म्स, जो कि फ्लोरिंग प्लांट्स हैं। तो यहाँ पर आपको इतनी स्पीसीज देखने को मिलेंगी सिंगल फ्लावर प्लांट्स की। अकाउंटिंग 30% ऑफ इंडियाज फ्लावर प्लांट स्पीसीज आपको ईस्टर्न घाट में देखने को मिलेंगे। अप्रोक्सीमेटली 166 स्पीसीज आर एंडेमिक टू द ईस्टर्न घाट्स, यानी यहाँ पर आपको 166 एंडेमिक स्पीसीज देखने को मिलेंगी। फॉरेस्ट की बात करें तो आपको यहाँ पर मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट, ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, क्रब फॉरेस्ट जंगल्स मिलेंगे और सवाना ग्रासेस भी आपको देखने को मिलेंगी। तो काफ़ी मिक्स टाइप ऑफ फॉरेस्ट देखने को मिल रहा है, स्पीसीज काफ़ी ज़्यादा है। और वेस्टर्न घाट जब हम पढ़ेंगे तो आपको और ज़्यादा देखने को मिलेगा कि कितनी ज़्यादा स्पीसीज वहाँ पर है। फ्लोरा और फना की बात करें तो काफ़ी डाइवर्सिटी मिलेगी आपको वेस्टर्न घाट में। इसके बाद यहाँ की फना की बात करें यहाँ पर तो इम्पॉर्टेंट एनिमल स्पीसीज देखने को मिलती हैं। जैसे मैमल्स की बात करें तो इंडियन लेपर्ड, स्लोथ बियर, इंडियन पेंगुइन, एलिफेंट्स, टाइगर्स, डियर, बियर्स देखने को मिलते हैं। बर्ड यहाँ पर 400 बर्ड स्पीसीज देखने को मिलती हैं। काफ़ी रेप्टाइल्स और एम्बिफियंस भी आपको देखने को मिलेंगी। अब थ्रेट्स की बात करें तो ईस्टर्न घाट फेस सिग्निफिकेंट थ्रेट इंक्लूडिंग क्लाइमेट चेंज, क्योंकि यहाँ पर फॉरेस्ट कटिंग की वजह से, डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। रिसोर्स का काफ़ी ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। इसके बाद हैबिटेट डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है। यहाँ पर डेवलपमेंट तो है लेकिन अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट है। आने वाली जनरेशन और आने वाले जो एनिमल्स हैं उनके लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट यहाँ पर नहीं हो रहा है। और ह्यूमन का भी काफ़ी प्रेशर है, क्योंकि उस पर्टिकुलर रीजन के अंदर हमने देखा उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, है ना, तेलंगाना, तमिलनाडु, इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर पॉपुलेशन बहुत हाई रहती है, जिसकी वजह से ह्यूमन का जो प्रेशर है वो भी इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। और रिसोर्सेज भी काफ़ी एक्सप्लॉइट करते हैं, जिसकी वजह से थ्रेट्स बहुत ज़्यादा है ईस्टर्न घाट्स के अंदर। यहाँ हमने ईस्टर्न घाट को डिटेल से पढ़ा है। हमने सिर्फ एक पर्टिकुलर टॉपिक नहीं, लेकिन ईस्टर्न घाट को उसकी बायोडाइवर्सिटी से लेकर उसकी लोकेशन, एक्सटेंशन, काफ़ी कुछ पढ़ा हमने आज ईस्टर्न घाट के बारे में। आई होप ये पर्टिकुलर लेक्चर आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। बट अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही में लाइक करना मत भूलेगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करेगा ताकि उन्हें भी अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में हेल्प हो जाए। और आपको ये लेक्चर कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।